वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सभी लोगों ने पिछले महीने बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ा। आप में से कई सारे लोग उस करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाए होंगे और कई सारे लोग उस करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। अब सवाल ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से कितना याद रह पाया है। तो आइए एमसीक्यूज के जरिए उसे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने पिछले महीने के एमसीक्यूज रखता हूँ। आप उसका आंसर अपने मन में ट्रेस करने की कोशिश करिए और उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे। ऑन द स्पॉट आप जज करिए कि आप कितनी इंफॉर्मेशन रिकॉल कर पा रहे हैं। ये काइंड ऑफ रिवीजन होगा बाय द मींस ऑफ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की, जहां पर हम पास्ट मंथ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को। शुरुआत करते हैं पिछले महीने जो कुछ भी आपने पॉलिटी और गवर्नेंस पे पढ़ा उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज के साथ। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। आपके पास चॉइस है घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन और नाइजीरिया। और आपको अपना सही आंसर पिक करना है ए बी सी डी में से। ए है 1, 3 एंड 4, बी 2, 4 एंड 5, सी 3 एंड 5, डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अपना सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो हम आगे बढ़ें। इसका सही आंसर है डी। ये 5 के पांचों ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। मैरिटल रेप के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी वाइफ या स्पाउस के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है जहां पर उनकी कंसेंट इन्वॉल्व ना हो। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री में। कई बार इसको लेकर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाती है, लेकिन कोई भी कंक्लूडिव रिमार्क नहीं मिल पाता है और अभी तक जो स्पाउशल रेप या फिर मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज नहीं है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये कहा कि वो कुछ पिटीशंस को जो मैरिटल रेप से एसोसिएटेड हैं एक्नॉलेज करेंगे और उन पर सुनवाई की जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डेटा के अकॉर्डिंग 77 कंट्रीज ने मैरिटल रेप को बाई लेजिस्लेशन अपने यहाँ क्रिमिनलाइज कर दिया है। 10 देश जिनके नाम लिए गए हैं जिन्होंने अभी तक इसे क्रिमिनलाइज नहीं किया है, उनमें घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया शामिल हैं। पहला देश जिसने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया वो सोवियत यूनियन था, जो 1922 में फॉर्म हुआ था। वहां पर इक्वलिटी की बात की जाती है तो वुमेन को ये राइट ग्रांट किया गया। उसके बाद यूके ने 1991 में और यूएसए ने 1993 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रूल 267 के बारे में है। रूल 267 काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। पहला स्टेटमेंट है कोई भी राज्यसभा का मेंबर चेयरपर्सन को एक नोटिस इशू कर सकता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर रूल 267 के तहत डिस्कशन करवाएं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये रूल स्पेशल पावर देता है राज्यसभा के मेंबर को कि वो हाउस के प्री डिसाइडेड एजेंडा को सस्पेंड करवा सकते हैं चेयरमैन के अप्रूवल के बाद। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। ये पूरा रूल 267 काफी ज्यादा न्यूज में रहा है मणिपुर में हुए वायलेंस के चलते। राज्यसभा मेंबर्स ने नोटिस इशू किया कि सारे मुद्दों को रोककर मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में बातचीत की जाए। इस लिहाज से इसका आंसर सी है, यानी कि दो के दोनों गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है। मणिपुर के मुद्दे पर रूल 267 को रेस करने की बात की गई थी। अगर इसे रेस कर दिया जाता है और चेयरमैन इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हाउस का सारा कामकाज बंद कर दिया जाता है और फिर ये मान लिया जाता है कि वो सबसे सिग्निफिकेंट इशू है जिस पर बातचीत की जानी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी रहती है। कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इस रूल का मिसयूज करने की कोशिश की गई है, या ऑपोजिशन की पार्टी से आरोप लगाती हैं कि रूल 267 के तहत जो उन्हें अधिकार मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। इसी रेफरेंस में ये न्यूज में रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू साइलेंस किस आर्टिकल के एम्बेट में आता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। अपना आंसर स्पॉट करिए। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो हम आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, यानी कि आर्टिकल 20। इंसान एक ऐसा जीव है जो चुप नहीं रहना चाहता। हम बस बोलते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग हमारी बातें सुने। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका बोलना आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और तब आप चाहते हैं कि आप चुप रहें। ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट ग्रांट करता है आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 के तहत। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 आपको राइट देता है कि आप खुद के अगेंस्ट में गवाही देने से बच सकें।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि हर व्यक्ति के पास राइट टू साइलेंस है और इन्वेस्टिगेटर्स किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने गिल्ट को एडमिट करे। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 अगर आपने बेसिक पॉलिटी में पढ़ा है तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ग्रांट करता है। मतलब आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें, और ये एक फंडामेंटल पार्ट है हमारे लॉ का। इसी रेफरेंस में राइट टू साइलेंस न्यूज में रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल NESDA पोर्टल के बारे में है, जो हाल ही में न्यूज में था। आपको बताना है कि ये किस एरिया से बिलोंग करता है। आपके ऑप्शंस हैं ई गवर्नेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सी स्पोर्ट्स और डी हेल्थ केयर। अपना आंसर सोच लीजिए। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया तो मैं आपको बता दूं कि सही आंसर ए यानी कि ई गवर्नेंस है। जैसा कि NESDA में समझ में भी आ रहा है, ई एक वर्ड है, तो अगर आप एक फॉर्मल गेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। खैर बहुत वैल्यू तो नहीं रखेगा, बट इसका आंसर ए यानी कि ई गवर्नेंस है। थर्ड एडिशन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल का हाल ही में इनॉग्रेट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। NESDA पोर्टल एक्चुअली में गवर्नमेंट को उनकी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सरकार हमें कई तरीके की सर्विसेज देती है, चाहे वो डेटा मेंटेन करने का हो या फिर अपनी सर्विसेज जो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें एक्सेस करने का हो। गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस का पूरा लैंडस्केप है, उसने इन 2 एडिशंस जो NESDA स्टडी के अभी तक आए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दर्ज किया है। इससे गवर्नमेंट्स की ई सर्विस डिलीवरी अच्छी हुई है। जो सेंट्रलाइज पोर्टल तैयार हुए उन्होंने ई सर्विसेज को टाइमली और बेटर तरीके से डिलीवर किया है, और जो अलग अलग पैरामीटर्स रहे हैं असेसमेंट के उन सभी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये पोर्टल सरकार को उनकी सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में पहुंचाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड करंट अफेयर्स और उसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन इस पार्ट में है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का मेंबर कौन है। आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप अपना आंसर बताइए। देखिए, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6, 8, 10, 12 मेंबर्स हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो इसका सही जवाब है डी, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि यहाँ पर एक नाम है। अगर आपने कन्वेंशनली SCO को पढ़ा है तो हो सकता है कि आप ईरान को क्रॉस करने की कोशिश करें, या आपको ऐसा लग सकता है कि ईरान इसका मेंबर नहीं है क्योंकि बाकी सब तो कन्वेंशनली इसके मेंबर हैं। लेकिन अभी हाल ही में ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। वैसे तो ईरान को ऐड करने की जो बात है वो 2-3 सालों से चल रही है। जब हम पहले डिस्कशन किया करते थे तो मैं जब भी SCO के मेंबर्स के नाम बताता था तो मैं 8 मेंबर्स बता दिया करता था और मैं ईरान को स्विच कर देता था। तो अक्सर ये कमेंट आने लग जाता था कि आपने ईरान को छोड़ दिया, ईरान भी मेंबर है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया देश एंटर करना चाहता है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके तहत किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को एडमिट किया जाता है, और लगभग वही प्रक्रिया किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से किसी मेंबर के बाहर जाने की भी होती है। ईरान को ये एक्नॉलेज कर लिया गया कि वो SCO का मेंबर बनेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज बोला और कल बन गया। वो प्रक्रिया जो पूरी होनी है वो तो होती है। तो काफ़ी लंबे समय के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हाल ही में ईरान ने SCO को 9th मेंबर के तौर पे ज्वाइन कर लिया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पहले 8 मेंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो अब 9 मेंबर्स का एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। 15 जून 2001 को चाइना के संघाई में इसे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लीडर्स ने मिलकर तैयार किया। जो मेंबर स्टेट प्रेजेंट में है वो है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान को भी ज्वाइन करवाया गया, और अब 9th मेंबर के तौर पे ईरान। SCO का जो ज्योग्राफिक स्कोप है वो 60% यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया कवर करता है। 40% दुनिया की पॉपुलेशन, इंडिया और चाइना काफ़ी है इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, और 20% दुनिया की GDP SCO का पार्ट है। SCO की चेयरमैनशिप मेंबर स्टेट्स में रोटेट करती रहती है ईयर वाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के बारे में है। 2 स्टेटमेंट हैं। फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बना है, और दूसरा है कि इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव नाटो का एक अलायंस है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो आंसर देखते हैं। देखिए, यहां पर गिवन 2 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। काफी लंबे समय तक मतलब फिनलैंड की बात तो चली रही थी यूक्रेन के बाद, नाटो बहुत न्यूज में है। यूक्रेन और रशिया के बीच का वॉर नाटो की कंट्रोवर्सी की वजह से ही हुआ है, और उसके बाद से फिनलैंड ने एफर्ट करना शुरू किया कि उसे नाटो की मेंबरशिप मिल जाए। नाटो की मेंबरशिप में
जो फिनलैंड के सामने सबसे बड़ा रोड़ा था वो टर्की था। टर्की नहीं चाहता था कि नाटो की मेंबरशिप फिनलैंड को मिले, बट अल्टीमेटली उसे कन्विंस कर लिया गया और टर्की ने अपना जो ऑब्जेक्शन था वो हटा दिया और उसके साथ ही फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बन गया। तो नाटो को 1949 में यूएस, कनाडा और कई सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था, जो उस समय सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, फिनलैंड 31st मेंबर बना है, और दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि नाटो के 3 फंडामेंटल अलायंस है, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, मेडिटेरेनियन डायलॉग और इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। तो अगर इनके बारे में आता है तो आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर इनमें से किन कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है? आपके पास चॉइस है अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, अर्मेनिया और इंडिया। बताइए क्या है सही जवाब। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने अपने ऑप्शंस को पिक कर लिया है तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि गिवन सारे के सारे देश सही हैं। ये सारे ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इंडिया को रशिया और बाकी की सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जोड़ना था। INSTC की शुरुआत 2000 में रशिया, इंडिया और ईरान ने की थी। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है, मतलब इसमें सी रूट, रेल लिंक और रोड कनेक्शन तीनों ही शामिल हैं। ये मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग रशिया को जोड़ता है और ये कनेक्शन चाबहार पोर्ट के माध्यम से होता है। वर्तमान में इस कॉरिडोर में 13 देश शामिल हैं, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, अर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, तजाकिस्तान, टर्की और यूक्रेन शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी सेगमेंट की। इकोनॉमी सेगमेंट में पहला क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल के बारे में है। 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, जीएसटी काउंसिल को प्रेसिडेंट आर्टिकल 279A क्लॉज 1 का सहारा लेके बनाते हैं। 2, इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के जो होते हैं वो सेंटर से इसके मेंबर्स में शामिल होते हैं। तीसरा ये है कि हर स्टेट अपनी ओर से मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर टैक्सेशन को नॉमिनेट करता है इस काउंसिल में मेंबर के तौर पे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल 2, तीनों या फिर कोई भी नहीं। तो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये चॉइस नहीं है कि पहला वाला सही है दूसरा वाला, वही जो यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड पकड़ के रखा हुआ है उसे ही फॉलो करने की कोशिश की गई है। तो सही जवाब इसका ऑल 3 यानी कि सी हमारा सही जवाब है। 51st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 28% टैक्स अभी लेवी कर दिया गया है फेस वैल्यू जो ऑनलाइन गेम्स की फीस की होती है उसके ऊपर। पहले ये फीस बहुत कम थी, लेकिन अभी जब भी कोई नया मेंबर किसी गेम को ज्वाइन करता है, ऑनलाइन गेम को खेलने के लिए, तो उससे एक मेंबरशिप फीस ली जाती है या ज्वाइनिंग फीस ली जाती है। उसके ऊपर अब 28% टैक्स वसूला जाएगा। इसके ऊपर यह कहा गया कि इससे गेमिंग को डिस्करेज नहीं किया जा रहा है, लेकिन 28% टैक्स अगर नहीं है, जैसे कई सारी नेसेसरी आइटम्स हैं जिनके ऊपर 28% का टैक्स होता है, तो क्या गेमिंग को हम उन नेसेसरी आइटम्स के ऊपर रख रहे हैं? तो इसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 28% टैक्स लेवी कर दिया गया। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में सही है। आर्टिकल 279 ये बोलता है कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है जीएसटी से एसोसिएटेड इश्यूज को लेकर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट कंटेन करता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को 2014-15 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि 2018-19 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स को अनाउंस किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। अपना जो स्टेटमेंट है वो स्पॉट करने की कोशिश करिए। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है और इसके भी ऊपर आपको पता है कि हाल ही में एक कमोडिटी के प्राइस बहुत तेजी से जंप कर गए, जिससे काफी ह्यू एंड क्राई हुआ, एंड दैट वाज टोमेटो। टमाटर के प्राइसेस 200 रुपए पर केजी तक गए और कई सारी जगहों पर उससे भी ज्यादा। सरकार को जरूरत थी कि उन प्राइसेस को कंट्रोल करे और उसी रेफरेंस में ये टॉपिक न्यूज में रहा। सही जवाब है सी, यानी कि 2 के दोनों गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है ना, तो जब नॉट करेक्ट पूछा गया है तो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी, नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि 2 के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर 2 के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो नॉट करेक्ट में आंसर डी निकल के आएगा। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत सरकार ने कई सारा, मतलब काफी बड़े अमाउंट में जो टोमेटो है उसको परचेज किया है ताकि उसे थोड़ा सस्ता किया जा सके। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वही 2014-15 में आया था और ऑपरेशन ग्रीन्स को ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पे लाया गया था। 500 करोड़ के फंड का कॉर्पस सरकार ने रखा था। टारगेट था टोमेटो, अनियन और पोटैटो टॉप, ताकि अगर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, कॉस्ट बढ़ने लग जाए, तो उसे मैनेज किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
अ प्रोग्रेस रिव्यू ऑफ 2023 के बारे में है। दो स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट, इंडिया ने 13.5 करोड़ लोगों को मल्टीनेशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है 2015-16 और 19 से 21 के बीच में। फास्टेस्ट रिडक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हुआ है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट डिक्लाइन रजिस्टर किया है 9.89% का इंडिया के मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों में, जहां ये संख्या 24.85% थी 2015-16 में, ये घट के 14.96% हो गई है। पता नहीं है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया हो, यहाँ पे ये है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और मतलब दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है। दूसरा ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन पहला दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। और चौथा, पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है। सही जवाब देखिए इसका बी है। वैसे तो दो के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो रिव्यू है वो नीति आयोग ने अभी हाल ही में रिलीज किया। जो MIP है वो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे इवेल्युएशन करता है। दो के दोनों गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसके पैरामीटर्स हैं, जिसमें 3 डायमेंशंस में पॉवर्टी इवेल्युएट होती है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इसे याद रखने के लिए आप एक कोड दिमाग में रख सकते हैं, दैट इज हेल्थ। आप ऐसे समझो कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर होता है वो नर्क की जिंदगी जी रहा होता है, यानी कि वो हेल में होता है। तो HEL है इसकी स्पेलिंग, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये इसके डायमेंशंस हैं और 12 पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक है। एनवायरमेंट एसोसिएटेड क्वेश्चंस देखते हैं। एम्बरग्रिस के बारे में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट यह है कि एम्बरग्रिस जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रोटेक्टेड स्पर्म व्हील्स का, वहां से ओरिजिनेट होता है। दूसरा यह है कि ये एक रेयर सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल परफ्यूम और मस्क नोट्स बनाने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। अगर आपने अपना आंसर पिक कर लिया हो तो इसका सही जवाब बी है। बी आंसर का मतलब ये है कि दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। ये फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्म व्हील्स का जो कैरेकस होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खाना जो पच ना पाए वो बहुत लंबे समय तक जमने की वजह से एम्बरग्रिस में कन्वर्ट हो जाता है। कैनरी आइलैंड पे अभी शोर पे एक व्हील, स्पर्म व्हील जो बाहर आ गई, उसमें एम्बरग्रिस पाया गया। एम्बरग्रिस फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। देखिए रेयर सब्सटेंस है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन 1 kg एम्बरग्रिस की कीमत 1 करोड़ हो सकती है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। जो बहुत महंगे परफ्यूम्स होते हैं उसमें एम्बरग्रिस इस्तेमाल होता है। कस्तूरी यानी कि मस्क से जो परफ्यूम बनते हैं उनकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, नोट्स, तो उन वैरायटीज़ को मेंटेन करने के लिए भी एम्बरग्रिस का इस्तेमाल किया जाता है। एंशिएंट इजिप्ट में एम्बरग्रिस का इस्तेमाल कुछ ऐसी मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता था जो सेक्शन पावर्स को बढ़ाती थी, ऐसी उनकी मान्यता थी। इंडिया में एम्बरग्रिस को रखना या उसका व्यापार करना, ट्रेड करना पूरी तरीके से बैन है। ये सारी बातें तो एम्बरग्रिस के बारे में हो गई। हमारा अगला स्टेटमेंट या अगला क्वेश्चन है, नेशनल पार्क को आपको लोकेशन के साथ मैच करना है। कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बनेरघट्टा नेशनल पार्क तमिलनाडु, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, अगर आप मार्क कर चुके हो तो आंसर पे चलते हैं। हमारा आंसर है बी। बी का मतलब ये है कि 2 और 3 करेक्टली मैच्ड नहीं है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में एक और अफ्रीकन चीता मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में मरा हुआ पाया गया। शायद वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसीलिए एक के बाद एक इनकी मौत होती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए चीता हैं वो सेफ रहें। खैर, अगला क्वेश्चन, एंथ्रोपोसीन इपोक हाल ही में न्यूज में देखा गया। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट हैं, अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल करिए। एंथ्रोपोसीन इपोक एक टर्म है जिसे कॉइन किया था पॉल क्रुटजन और यूजीन स्टर्मर ने सन 2000 में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि डिनोट करता है कि जो प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल है अर्थ के इकोसिस्टम में, उसमें बहुत रेडिकल चेंजेस हुए हैं और ऐसा ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये फिनोमेना एसोसिएटेड है ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन, मास स्केल सॉइल इरोजन और डेडली हीट वेव्स के एडवेंट की वजह से। बताइए इनमें से 3 में से कौन से स्टेटमेंट एंथ्रोपोसीन इपोक से रिलेटेड सही हैं। आपके पास चॉइस है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 एंड नन ऑफ द अबव। अगर आपने अपना आंसर मार्क कर लिया हो तो सही आंसर सी है।
सी होने का मतलब यह है कि 3 के तीनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एंथ्रोपोसीन यानी कि एक ऐसा समय जब इंसानों ने अर्थ को डोमिनेट कर लिया है। इस बारे में बातचीत सन 2000 में शुरू हुई और ये कहा गया कि 1952 से 56 का जो समय था वहां से एंथ्रोपोसीन इपोक शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके बाद दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और अब वो एक बार में पूरी अर्थ को इम्पैक्ट कर सकता था। हाल ही में अर्थ का जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें क्रॉफोर्ड लेक जो कनाडा के ओंटारियो में है, वहां के सेडिमेंट से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिसके बेसिस पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन इपोक शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि एंथ्रोपोसीन इपोक को अभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया है कि जिस एरा में हम रह रहे हैं वो एंथ्रोपोसीन इपोक का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह हो रहा है, ये माना जा रहा है कि ये सब इंसानों की वजह से हो रहा है और इस इम्पैक्ट की वजह से ही इसे एंथ्रोपोसीन नाम दिया गया है। साइंस एंड टेक पर चलते हैं। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है और 2nd अटेम्प्ट है हमारे रोबोटिक लैंडर की चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। चंद्रयान 2 पार्शियली फेल हो गया था क्योंकि हमारा लैंडर और रोवर सॉफ्ट लैंडिंग मून पे नहीं कर पाया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं आपने आंसर स्पॉट कर लिया है। सही आंसर बिल्कुल सी है, बोथ 1 और 2। उसी की वजह से हमें चंद्रयान 3 भेजना पड़ रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है LVM-3 रॉकेट की मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। उम्मीद है कि ये 23 तारीख को यानी कि 23 अगस्त को चांद पर पहुंच जाएगा। तो ये 3rd लूनर मिशन है, 2nd अटेम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग का। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया 4था देश ऐसा बन जाएगा जो इस लैंडमार्क को अचीव करेगा। चंद्रयान 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग लूनर सरफेस पे, डेमोन्स्ट्रेट करना रोवर की रोविंग को मून के ऊपर और इंस्टीट्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चांद के सदर्न पार्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत 6G अलायंस B6GA के बारे में है। पहला स्टेटमेंट, इसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज शामिल होंगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, स्टैंडर्ड्स, जो फोकस करेंगे कि 6G टेक्नोलॉजी को इंडिया में और बेहतर तरीके से कैसे लाया जाए। दूसरा ये है कि ये 6G टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को सपोर्ट करेगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए 240 करोड़ अलोकेट किए हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। आंसर स्पॉट हो गया हो तो सही जवाब सी है। 2 के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी भारत 6G अलायंस को तैयार किया गया है। हमने 5G को बहुत ही तेजी से इंप्लीमेंट किया है और हम तैयार हैं पूरी तरीके से 6G के लिए और उसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सरकार ने 240 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इंडिया में 6G टेलीकॉम सॉल्यूशंस अफोर्डेबल हों और इंडिया इसमें ग्लोबल लीडर बने और जो 6G रिसर्च है उसको पहले करके इंडिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अवेल कर ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFT के बारे में है। कुछ भी जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता हो NFT है। दूसरा स्टेटमेंट, ये ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, मतलब वो जो यूजर्स होते हैं उनके पास डिजिटल एसेट्स की पूरी ओनरशिप होती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपका आंसर हो गया हो तो इसका सही जवाब नॉट करेक्ट के बेसिस पे डी है। डी इसलिए क्योंकि 2 के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर आपने NFT को पढ़ा है तो आप NFT जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सिंपली नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल, जिसे आप किसी और चीज के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे 2000 का नोट आपके पास है, आप इसे 500 के 4 नोट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर 200 के 10 नोट में कन्वर्ट कर सकते हो और इनकी जो वैल्यू होगी वो 2000 के नोट जितनी ही होगी। इस लिहाज से 2000 का ये नोट फंजिबल है, नॉन फंजिबल नहीं है। लेकिन आपके पास पिकासो की एक पेंटिंग है, आप उसे किसी और पेंटिंग के साथ चेंज करके ये कह सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू बिल्कुल वही है जो पिकासो की पेंटिंग की है। आपने कोई गाना गाया है, क्या ये कहा जा सकता है क्या कि आपके इस गाने की वैल्यू बिल्कुल वही है जो किसी और के गाने की वैल्यू है, या आपने कोई पेंटिंग बनाई है। ऐसे किसी भी आइटम को अगर आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें तो वो नॉन फंजिबल हो जाते हैं। अब उसे खरीदने या बेचने के लिए आपको कोई नंबर चाहिए, कोई सीरियल नंबर, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये इस डिजिटल एसेट का नंबर है। तो इस तरीके से जो आप नंबर अवेल करते हैं दैट इज टोकन। तो आपने कोई गाना गाया या आपने कोई पेंटिंग बनाई, डिजिटल पेंटिंग, और आपने उसके लिए एक टोकन ले लिया तो वो नॉन फंजिबल टोकन हो गया। अब उस टोकन को ब्लॉकचेन के ऊपर खरीदा और बेचा जाता है। सभी लोगों को पता होता है कि कौन उसका ओनर है। दैट इज अबाउट NFT। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे एंड दैट इज रिटन हियर। ठीक है, तो वही बातें जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाई हैं, ड्राइंग, फोटोज, वीडियोज, GIF, म्यूजिक, इन गेम्स आइटम्स, सेल्फीज, ये सब जो डिजिटल कन्वर्ट हो सकते हैं वो NFT का पार्ट हो सकते हैं, आप उसको खरीद या बेच सकते हैं। हमारा अगला पार्ट सोसाइटी और सोशल जस्टिस से एसोसिएटेड स्टेटमेंट यूथनेशिया के बारे में है।
पहला स्टेटमेंट है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ किया। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि स्विट्जरलैंड ने यूथनेशिया को बैन कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स या फिजिशियंस की प्रेजेंस में असिस्ट करके अलाउ किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर स्पॉट कर लिया हो तो दो के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी एक 62 ईयर्स ओल्ड वुमेन ने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को अप्रोच करके अपने और अपने पति के लिए यूथनेशिया की मांग की। उनका आरोप यह था कि एक पॉलिटिशियन ने उनके घर के ऊपर कब्जा कर रखा है, वो उसको छोड़ नहीं रही हैं, तो वो होपलेस हो गई हैं और अब उनको यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाना चाहिए। इससे उनके हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। एक्चुअली में ये तो इस मुद्दे को हाईलाइट करने का एक एफर्ट था। यूथनेशिया इससे भी कहीं सीरियस इशू होता है, जहाँ पर एक पर्सन बहुत ही वेजिटेटिव स्टेट में होता है। दो तरीके से हो सकता है, या आप उसको मेडिसिनल केयर देना बंद कर दे तो वो मर जाए, या फिर आप उसे एडिशनली असिस्ट करके कोई पॉइजन देके भी उसकी जान ले सकते हैं, क्योंकि उसके रिकवर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसे यूथनेशिया कहा जाता है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया था, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया अभी भी अलाउड नहीं है इंडिया में। तो आप किसी को पॉइजन देके तो नहीं मार सकते जस्ट बिकॉज उनके इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। हाँ, आप मेडिकल केयर हटा दें, अगर उससे उसकी जान चली जाती है तो ये अलाउड है। तो ये तो हालांकि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो ये तो पूरा मामला रहा। हमारा नेक्स्ट पार्ट आर्ट एंड कल्चर का है। आपके सामने पहला स्टेटमेंट, नामदा आर्ट अरुणाचल प्रदेश, कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल और पट्टचित्रा आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो नहीं आपको बताना है तो अपना आंसर स्पॉट करिए। सही जवाब इसका बी है। बी सही जवाब होने का मतलब ये है कि पहला और तीसरा करेक्टली मैच्ड नहीं है। नामदा आर्ट जम्मू एंड कश्मीर से है और पट्टचित्रा उड़ीसा से है। तो ये तो हो गया आपका सही जवाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संताल रेबेलियन या होल रेबेलियन के बारे में है। ये रेबेलियन लश तामिनी को रीजन में हुआ था। इसे पंडित भवानी चरण पाठक ने लीड किया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। सही जवाब अगर दिमाग में आ गया हो तो आगे बढ़ें। इसका सही जवाब है ए, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाइयों ने लीड किया था। 30 जून को हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हूल का मतलब इन जनरल रिवोल्यूशन ही होता है। 1855 में ये हुआ था। 1857 की अपराइजिंग के 2 साल पहले। दामिनी रीजन या फिर स्कर्ट्स ऑफ हिल्स, ये वर्तमान में झारखंड में है। राजमहल हिल्स का ये पूरा एरिया है और इसे दो भाइयों सिद्धू और कान्हू ने लीड किया था। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट, इसे एनुअली इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया को 50 स्पॉट मिला है इस बार। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, क्या चॉइस है आपकी ABCD में से। सही जवाब अगर आपने स्पॉट किया हो तो इसका सही आंसर डी है। डी आंसर होने का मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दूसरा करेक्ट नहीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स सच है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, लेकिन इंडिया को 126 स्पॉट मिला है, ना कि 50। ओवरऑल पीसफुलनेस में पॉजिटिव चेंज आया है इंडिया में। कुछ पैरामीटर्स में हमने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। वायलेंट क्राइम्स थोड़ी कम हुए हैं, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हुए हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है, जबकि अफगानिस्तान सबसे कम पीसफुल कंट्री है। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स इवैल्यूएशन में होते हैं: सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। हमारा अगला का जो पार्ट है वो प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में है। कचतीवो आइलैंड मालदीव्स, बैले आइलैंड इंडिया, कालीमंतन इंडोनेशिया। बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3। अपना आंसर स्पॉट करिए। अगर आपने अपना आंसर स्पॉट कर लिया हो तो सही जवाब ए है। सही जवाब ए है। इसका मतलब यह है कि केवल पहला ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि कचतीवो मालदीव्स नहीं बल्कि श्रीलंका से बिलोंग करता है। बाकी 2 के दोनों करेक्टली मैच्ड हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अर्ज किया कि डिप्लोमेटिक स्टेप लिए जाएं कचतीवो आइलैंड को वापस लेने के लिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिप्लाई के दौरान भी कहा कि अभी जो अपोजिशन पार्टी है वो इंडिया की बात करती है। कचतीवो आइलैंड वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को सौंप दिया था 1974 में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम ट्रीटी के अंतर्गत। तो ये पूरा मामला इस रेफरेंस में न्यूज में रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कास्ट प्लेटो के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही की जो स्टडी है उसमें यह पता चला कि कास्ट प्लेटो में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे।
अर्ली मिड होलोसीन पीरियड में, यानी कि लगभग आज से 8,500 साल पहले। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में 8664 ईयर्स एगो लिखा गया है, जो कि स्टडी का पार्ट है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, अगर आपने अपना सही जवाब चुन लिया हो तो सही जवाब है सी। दो के दोनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जब जो कास प्लेटू का रीजन है ये आपको वर्तमान के महाराष्ट्र में मिलेगा। कास पाथर भी कहते हैं मराठी में इसको। वहां पे कासा के ट्री होते हैं, उसी वजह से इसका नाम कास प्लेटू पड़ा हुआ है। रुद्राक्ष फैमिली के पेड़ होते हैं। तो वेस्टर्न घाट में है ये लोकेशन, पुणे से 140 किलोमीटर की दूरी पर। 2012 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। ये पाया गया कि उस समय लगभग 8664 साल पहले वहाँ के सीजनल में, मानसून में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। ऐसा वहाँ के स्टडी में पता चलता है, सीजनल लेक्स को स्टडी करके पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पे पेंगोंग त्सो लेक लद्दाख, कोलेरू तमिलनाडु और वेम्बनाड लेक हरियाणा है। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अपना सही आंसर चुनिए। अगर आपने अपना आंसर चुन लिया हो तो सही जवाब ए है। पेंगोंग त्सो लेक लद्दाख में ही है। चाइना इंडिया को लेकर ये पूरा न्यूज में रहता है। चाइना काफी ज्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहा है इस लेक के आसपास, इसी रेफरेंस में ये न्यूज में है भी। चाइना भी एक ब्रिज कंप्लीट कर रहा है जो इसके नॉर्थ और साउथ बैंक को कनेक्ट करेगा, और उसी रेफरेंस में ये न्यूज में आया था। जो कोलेरू लेक है वो तमिलनाडु में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। वही दूसरी जो वेम्बनाड लेक है वो हरियाणा में नहीं बल्कि केरला में है। हमारा अगला पार्ट स्कीम्स इन न्यूज के बारे में है। स्वामी स्कीम के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है। स्वामी कैटेगरी 2 AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड डेट फंड का पार्ट है जो रजिस्टर्ड है सेबी से। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्पॉन्सर किया गया हुआ है। ठीक है, बताइए कौन सा है सही जवाब। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है। दोनों करेक्ट हैं, दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता। पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। सही जवाब है बी, यानी कि दो के दोनों गिवन स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता। इस फंड को बनाने का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे हाउसिंग यानी कि घर बन रहे होते हैं, फ्लैट्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो हाल्ट पे रहते हैं, रुक जाते हैं, और जो लोग अपना पैसा लगा चुके हैं उन्हें पोजीशन नहीं मिलता। तो सरकार ने इस फंड को बनाया हुआ है। इसे सोशल इम्पैक्ट फंड भी मतलब कहा जा सकता है। इस फंड को लगा के उन हाल्टेड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाता है, जिसकी मदद से अभी हाल ही में 3000 फैमिलीज को उनका अपना घर मिला। इसी रेफरेंस में ये स्वामी स्कीम और स्वामी फंड न्यूज में रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में है। ये किस मिनिस्ट्री के एजिस में आता है या किस एंटिटी के एजिस में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अपना आंसर बताइए। इसका सही जवाब ये है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना को भी इंक्लूड कर लिया गया है। फंडामेंटली जो एल्डरली लोग होते हैं वो कई बार वल्नरेबल हो जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर उनके फैमिली मेंबर्स उनका ध्यान ना दें या फिर उनके फैमिली मेंबर्स उनका ध्यान रखने की फाइनेंशियल कैपेसिटी में ना हो, तो सरकार उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवा देती है, शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर। उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाता है, उन्हें एम्पावर अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लाइफ के अलग अलग हिस्सों में। हमारा लास्ट क्वेश्चन समर्थ स्कीम के बारे में है। आपको बताना है कि ये किस सेक्टर को टारगेट करता है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, मेटलर्जी। आपका सही जवाब क्या है। सही जवाब है डी, वन ओनली। समर्थ स्कीम टेक्सटाइल से एसोसिएटेड है। अभी हाल ही में 43 नए पार्टनर्स को इम्पैनल किया गया समर्थ स्कीम के तहत। ये डिमांड ड्रिवन स्किल प्रोग्राम है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से एसोसिएटेड है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है और ये यहाँ पे ब्रॉड स्किलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करते हैं ताकि लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा स्किल और बेटर बनाया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसे बेहतर तरीके से रिवाइज करने की कोशिश की होगी। करंट अफेयर्स के रिवीजन को लगातार करते रहिए, क्योंकि अगर ये भूल गया तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। मिलेंगे एक बार फिर से करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस पार्ट में। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।